नमस्कार, धाकड़ बेटी विद निधि कुलपति के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है हमारे देश की महिलाएं, बेटियां जो हैं, जो समाज के प्रति अपना योगदान दे रही हैं, उसको आप सबके समक्ष रखें। निस्वार्थ भाव से, समाज सेवा के भाव से जो वो कार्य कर रही हैं, वो लोगों तक पहुंचे, लोग जाने कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, किस तरह से देश के प्रगति में, विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये ऐसी वो बेटियां हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया में छाई नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है। तो आज हम एक और धाकड़ बेटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। सीमा सेठ हैं, वो गरीब बच्चों को शिक्षित करती हैं, कॉर्पोरेट जॉब में पहले थीं, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शुरुआत की और अब बहुत सारे बच्चों को वो पढ़ा रही हैं और जो शिक्षिकाएँ उनके साथ हैं, उनकी भी संख्या बढ़ गई है। तो आइए सीमा जी से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। सीमा जी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार, निकालने के लिए। अ, आप प्लेज़र। हमारे देश के जहाँ आप रहती हैं, बच्चों को शिक्षित करती हैं, आपके साथ एक संस्था अब आपने शुरू कर दी है, नई दिशा। तो ज़रा ये बताइए जो गरीब बच्चों को आप हिंदी, अंग्रेज़ी कई सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, कैसे ये शुरुआत हुई? और क्या विचार आया जब आपने सोचा कि नहीं मुझे ये शुरुआत करनी है? ज़रा बताइए अपनी इस यात्रा के बारे में। थैंक यू। मैंने जो शुरू किया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज़ मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एक संस्था शुरू करूँ और बच्चों के साथ जुड़ूँ। पर मुझे बच्चों के साथ काम करने में हमेशा बहुत अच्छा लगता था। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी वॉलंटियरिंग वर्क करने के। बच्चों को पढ़ाऊँगी तो कुछ फ़र्क उनकी लाइफ़्स में आएगा। तो बस्ती में जाती थी तो वहाँ पे जाने के लिए कोई वैसा रास्ता नहीं था, तो एक मेरे को ऑटो वाला ले जाता था वहाँ पे। काफ़ी हफ्तों के बाद उसने मेरे को एक बारी पूछा कि मैम आप यहाँ पे आती हैं रोज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप यहाँ पैसे लेती हैं पढ़ाने के लिए? तो मैंने कहा नहीं मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं रोज़ आती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मैं भी बस्ती में रहता हूँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिन भर गलियों में खेलते हैं, कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। उनके माँ-बाप सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं, रात को 7 बजे आते हैं। बच्चे दिन भर क्या करते हैं, किसी को उनके साथ कोई मतलब नहीं है। तो आप वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? तो मैंने सोचा भी नहीं, बस मैंने कहा आप ऐसा करो, मेरे को 2 कमरे ढूँढ दो और मैं स्कूल खोल लूँगी। मैंने उसको ये बोला और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एक मेल भेजा कि मेरा प्लान है कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज़ गो अहेड, मतलब आपने जो करना है हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। और बस 2-3 महीने की बात थी तो उसने मेरे को 2 कमरे दिलवा दिया। हरिजन कॉलोनी है गुरुग्राम में, से सेक्टर 43 में 2 कहाँ पे कमरे मैम ये दिलवा दिए। हरिजन कॉलोनी सेक्टर 43 कहाँ पर? गुरुग्राम में। जी। गुरुग्राम में है। तो मैंने मार्च 19 2014 को नई दिशा की शुरुआत की। बच्चों की कोई कमी नहीं थी, तो हमारे पास पर अब जैसे 2 ही कमरे थे, तो हमने 35 बच्चों के साथ शुरू किया और 2 टीचर्स के साथ। और 2 टीचर्स भी बस मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल से ही मिल गई, जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के मेरे साथ आई। और द गुड थिंग इज़ कि अभी 10 साल हो गए और दोनों टीचर्स अभी भी मेरे साथ ही हैं। तो स्कूल ऐसे ही खुला है और वो ऑटो वाला था, उसका नाम है महेंद्र, अभी तक हमारे साथ इन टच में है। अभी ऑफ हुँ, कोर्स उसने तो बहुत तरक्की कर ली है, पर शुरुआत ऐसी ही हुई। हुँ। तो नो ये बहुत प्लानिंग, ही नथिंग। बिल्कुल, नो प्लानिंग ऐसे ही बड़े-बड़े जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बहुत प्लान करके ही हो। तो मैम अब कितने बच्चे हो गए हैं? कितनी टीचर्स हो गई हैं? क्या-क्या आप पढ़ाते हैं? थोड़ा ये बताएँ। हम एनसीईआरटी पूरा सिलेबस फ़ॉलो करते हैं, पूरा करिकुलम, क्योंकि हमने जब शुरू किया था, हमने केजीज़ और क्लास 2 तक शुरू किया था बच्चों के लिए। और हमारा ये प्लान था कि 2 के बाद हम बच्चों को दूसरे स्कूल्स में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन दिलवा देंगे। और काफ़ी हद तक वी वर वेरी सक्सेसफुल, वो चल रहा है, अभी भी चलता है। तो हमको एनसीईआरटी में जो भी उनका है, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हम सब कुछ सिखाते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम उनको सिखाते हैं लाइफ स्किल्स के बारे में। लाइफ स्किल्स बहुत के ज़रूरी बारे है। में, चाइल्ड राइट्स हुँ, के बारे में, जो हुँ, उनको जो चीज़ें जो उनको उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारी क्या राइट्स हैं। और अगर हुँ, हमारे साथ जैसे पॉक्सो है, कि अगर हुँ, हमारे साथ किसी ने छेड़छाड़ की, तो कहाँ कौन-सा नंबर कॉल करना चाहिए। तो हुँ,
इस साल के शुरू तक तो हमारे 200 बच्चे थे, पर हुँ, ऐसा है सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज होता है कि ये जो है माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। उनके बेस तो सब हुँ, विलेजेस होते हैं, यहाँ पे खाली काम करने के लिए आते हैं। जो काम करने के लिए आते हैं, पर जब भी उनको विलेज में कुछ उनके अपने गाँव में कुछ उनको ज़रूरत होती, जैसे कभी उनको मकान बनाना है या बहन की शादी है या बाप बीमार है या माँ बीमार है, तो वो एकदम वापस चले जाते हैं और जब वो जाते हैं तो फिर 1-2 महीने के लिए वापस नहीं आते हैं। तो अभी हुँ, हमारे पास बच्चे 111 बच्चे हैं हमारे पास एज़ ऑफ नाउ। हुँ, अप्रैल तक हमारे 2 स्कूल थे, तो हमारे 200 बच्चे थे, पर 1 स्कूल बंद हो गया है और अब हम एक्चुअली जगह देख रहे हैं ताकि हम एक बड़ी स्कूल में बड़ी जगह पे हम शिफ्ट कर जाएँ, ताकि हम और बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, पर हमारे पास हुँ, बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है। क्योंकि अभी बस्ती में हमारे 8 कमरे हैं और हम हुँ, हर कमरे में 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं बिठाते हैं। क्योंकि फिर हुँ, टीचर्स का जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि टीचर्स पे बहुत बच्चे होते हैं तो फिर उनको ध्यान नहीं देना पड़ता। तो हुँ। अभी मेरे पास 10 टीचर्स हैं और 111 बच्चे हैं और 9 अ, से जी। डेढ़ बजे तक हम कराते हैं। बहुत बढ़िया। सीमा जी, ये बताइए ज़रा इन बच्चों के बारे में, क्योंकि ये ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे उनके माता-पिता, जैसे आपने बताया, समय नहीं दे पाते या काम करने चले जाते हैं। इन बच्चों को मेन स्ट्रीम पढ़ाई कराकर आगे, जैसे आपने कहा कि भई लाइफ स्किल्स भी आप सिखा रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा हमें बताइए कोई ऐसा बच्चा ख़ास जिसने उन्नति, क्योंकि अब 10 साल हो गए हैं, तो कुछ अगर आप शेयर करें? हाँ, ज़रूर। तो मेरे पास ऐसे 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो आज क्लास 12 में हैं। हम हमको उस उन्होंने जॉइन किया था जब वो क्लास 2 में थे। फिर हमने क्लास हमारा पहले स्कूल तो क्लास 2 तक था, फिर क्लास 2 से क्लास 3 में हमने किसी और पब्लिक स्कूल में इनकी एडमिशन कराई। पर अब 2019-2020 में कोरोना आ गया और कोरोना में सब स्कूल बंद हो गए और इन बच्चों को सबसे डिसएडवांटेज इनकी थी कि इनको ऑनलाइन पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बिकॉज़ इनके घर में सबके पास फ़ोन्स तो है नहीं। पर तो अब जो बच्चे उस टाइम 11 साल के थे, 13 साल के हो गए और वो ओवर एज हो गए और फिर जो पब्लिक स्कूल है उन्होंने उनको एडमिशन दिलने में मना कर दिया। फिर हमने जब 2 साल पहले हमने फिर क्लासेस 3, 4 और 5 इंट्रोड्यूस किया। तो हमारे पास फिर अब क्लासेस केजी टू क्लास 5 तक हैं, बच्चे हैं पूरे और हम 5 में हम बच्चों को ओपन स्कूल से उनको एग्ज़ाम दिलवाते हैं, ताकि उनके पास कोई गवर्नमेंट का सर्टिफ़िकेट हो क्योंकि हमें सबसे बड़ा दुःख इस बात का लगता है कि हमें मालूम है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द चिल्ड्रन यहाँ पे रहेंगे नहीं और उनको वापस गाँव भेज दिया जाएगा किसी ना किसी वजह से। इसलिए अगर कोई भी उनके पास गवर्नमेंट का सर्टिफ़िकेट होगा तो उनको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आज अगर वो गुड़गाँव में है, कल वो पटना में हो सकते हैं या बंगाल में हो सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स जहाँ भी उनको काम मिलता है वो निकल जाते हैं वहाँ पे। तो हम ओपन स्कूल से करते हैं, एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस फ़ॉलो करते हैं। तो अभी तक तो यही सिस्टम है और इस जी। साल हमने 22 बच्चों को एक और एसआरएफ विद्यालय में एडमिशन दिलवाई है, जो हुँ, ऑफ कोर्स श्री राम स्कूल का अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल के लिए बच्चों के लिए है। तो वहाँ पे 22 बच्चों की हमने इस टाइम एडमिशन कराई है, तो होपफुली वो 6, 7, 8 हो जाएँगे। पर हमारे 3 ऐसे बच्चे हैं जो अभी क्लास 12 में हैं और अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 12 का। और हुँ, क्लास 12 का एग्ज़ाम में उनको 6 मंथ्स का ब्रेक मिलता है। तो उस हुँ, 6 मंथ्स के लिए मैं उनको वोकेशनल स्किलिंग के लिए उनको एडमिशन दिलवाऊँगी, ताकि वो हुँ, 6 महीने वेस्ट ना करें और उस वोकेशनल स्किल से जो भी वो उनका इंटरेस्ट होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग या कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग यस। जो भी वो करना चाहेंगे, उसमें मैं उनको 6 महीने का कोर्स दिलवा दूँगी ताकि फिर क्लास 12 का उनको जब सर्टिफ़िकेट मिलेगा, फिर उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बिल्कुल। प्लान मेरा ये है। बहुत बहुत बढ़िया प्लान है आपका। सीमा जी, पेरेंट्स के बारे में ज़रा बताइए। आपने एक बताया कि किस तरह से माइग्रेटरी फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ काम मिलता है पेरेंट्स वहाँ चले जाते हैं। क्या आपको इनके पेरेंट्स को थोड़ा समझाना भी पड़ा कि अपने बच्चों को भेजिए, या स्वेच्छा से लोग जागरूक तो हैं कि अगर कहीं फ्री में अच्छी शिक्षा मिल रही है तो आपके पास भेजा? थोड़ा वो भी ज़रा बताइए। हाँ, तो आपको गुरुग्राम के सिचुएशन के बारे में तो पता ही है कि मतलब लास्ट 2 डिकेड्स में बहुत-बहुत फ़िनोमिनली ग्रोथ हुई है
और यहाँ पे लेबर की, हाउसमेट्स की, टेक्नीशियंस की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत बहुत बढ़ गई थी। तो मोस्टली ये जो पेरेंट्स हैं हमारे, मोस्टली यही काम करते हैं। जो मदर्स हैं वो सारी हाउसमेट्स या कुक्स के काम करती हैं। पेरेंट्स हुँ, जो फादर्स हैं सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, हुँ, ये वेजिटेबल्स की रेडी लगाते हैं या जी, बर्तन बेचने की दुकान लगाते हैं। तो ऐसे-ऐसे वो काम करते हैं ताकि मतलब एटलीस्ट तो सो दैट मदर एंड फादर दोनों काम कर रहे हैं, तो घर में कोई नहीं होता है। और एक-एक घर में मेरे ख्याल 6-6 7-7 लोग रहते हैं ताकि उनको किराया थोड़ा-सा बँट जाए। तो हुँ, सुबह 7 बजे से लेके उनका 7 बजे शाम तक का तो उनका घर से बाहर ही रहना होता है। तो ये सी एंड टू बी ऑनेस्ट शुरू-शुरू में जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था 10 साल पहले, उनको एजुकेशन का कोई मतलब नहीं था। उनको लगता था कि अगर हम भी इतने हमने भी इतना काम कर लिया, हमने भी कमाई कर ली, हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ने की ज़रूरत है। पर हमने हुँ, उनको समझाना पड़ा कि आप बच्चों को सिटीज़ में लेके आए हैं, ऐसे बड़ी-बड़ी जगहों में लाए हैं, उनको यहाँ पे अलग से एक्सपोज़र मिलेगा। एक्सपोज़र मिलेगा तो उनकी एस्पिरेशन बढ़ जाएगी। उनको हुँ, आपका आप जो कर रहे हैं बुरा नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा है कि बच्चों को क्या पता वो काम करने में दिक्कत आए या वो ना करना चाहें, तो फिर आप क्या हुँ, करेंगे? तो आपको अपने बच्चे की फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि थोड़ा-सा उनको उनको एक चांस मिले कुछ और काम करने को, जो हुँ, आपका काम से हटकर है। अ, और जी, टू बी ऑनेस्ट निधि निधि हमको उसमें उनको कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज जो हुँ, ऐसी सिचुएशन है कि लोग अपने आप ही आते हैं एडमिशन के लिए, हमें क कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। हमारे हुँ, रोज़ हमारे स्कूल में 5-10 पेरेंट्स खड़े होते हैं कि एडमिशन के लिए लेने के लिए, हुँ, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हम अपने उनके बच्चों को साफ-सुथरा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, किताबें हुँ, दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको हम आउटिंग्स पे ले जाते हैं। तो वो बच्चे ऐसा कुछ सीख रहे हैं जो उनको उतनी क्षमता उनकी नहीं है वो बच्चों को सिखाने के लिए। बिल्कुल, सो हमें उनको कन्विंस करने की अब ज़रूरत नहीं है कि हमें पता जी, है कि वो उनको ये कन्विक्शन हो गई है कि पढ़ाई ज़रूरी है बिल्कुल, और अगर वो हुँ, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जी। सीमा जी, आप सस्टेन कैसे करती हैं अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को? क्या कुछ मिनिमल फ़ीस ली जाती है या कैसे क्या क्या आपकी क्या तो ज़रूरत है आपकी नई दिशा की? जी, बिल्कुल। निधि पहले हम हमारी एक्चुअली पर चाइल्ड कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 20,000 रुपीज़ पर एनम। पर चाइल्ड 20,000 कॉस्ट इज़? 20,000 रुपीज़ पर एनम। ओके, ओके। पर जी, हम बच्चों से पहले हम जब बच्चे हमने स्कूल खोला था तो हम कोई फीस नहीं लेते थे। पर हमने तब जब ओवर टाइम हमने सोचा जब हम बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, पेरेंट्स हुँ, की माँगें बढ़ती जा रही थी। तो हाँ, वो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही थी कि अगर हम बच्चों जी, को ए दे रहे हैं तो हमको बी भी देना चाहिए। अगर हम यूनिफ़ॉर्म दे रहे हैं तो जूते भी देने चाहिए, जूते दे रहे हैं तो सॉक्स भी देनी चाहिए। तो हमने ये सोचा कि मतलब अगर इतनी डिमांड्स हैं अगर क्योंकि इनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो कुछ मिनिमल फ़ी हम लगा देते हैं ताकि जी, उनको भी थोड़ा-सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी समझें जी, और उनको ये बिल्कुल, ना समझें कि सब कुछ फ्री में सब बड़ी आसानी से मिल जाता है। सो हम लेते हैं, जी, ₹200 हाँ, लेते हैं, कभी अगर कोई जिनकी क्षमता ज़्यादा है देने की तो उनसे ₹500 भी लेते हैं। पर हम बच्चों हुँ, को सब कुछ देते हैं, बुक्स देते हैं, हुँ, यूनिफ़ॉर्म्स देते हैं, लंच देते हैं और मतलब पेरेंट्स को उसके अलावा हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज़ हाउ हुँ, दिस फीस इज़ स्ट्रक्चर्ड पर लेते ज़रूर हैं, ताकि पेरेंट्स को थोड़ी-सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। हुँ। ये बहुत ज़रूरी है और सीमा जी आप अब जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या आप उनसे कहना चाहेंगी? क्योंकि एक बहुत नेक काम है, हमारे युवा, हमारे बच्चे शिक्षित होते हैं, तो ये एक हमारे देश का जो भविष्य है क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा एक माध्यम है, जिससे देश प्रगति करता है। जी। तो आपने मेरे से एक भी प्रश्न पूछा था कि हमें अपने आप को सस्टेन कैसे करते हैं? तो ह हुँ, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉर्पोरेट एंड सीएसआर डोनेशंस कि हमें हुँ, लोग डोनेशंस देते हैं तभी हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि जो फीस हमको आती है उससे हमारा पूरा नहीं होता क्योंकि हुँ, 10 तो मेरी टीचर्स ही हैं, 1 हुँ, हाउसकीपिंग स्टाफ है और हुँ, हम जहाँ पे रह रहे हैं स्कूल चला रहे हैं बस्ती में वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा किराया भी देते हैं।
तो वो हुँ, सब कुछ को पूरा करने के लिए जो फीस आती है उससे तो पूरा होता नहीं है। तो हम पूरा सीएसआर डोनेशंस और इंडिविजुअल डोनेशंस पे डिपेंड करते हैं। और हुँ, डोनेशंस के अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जो उनको पता है कि हम क्या काम करते हैं, क्योंकि 10 साल से वो देख रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। सो इन हुँ, काइंड ऑल्सो कई बारी हमको डोनेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कई बारी हमको लोग बुक्स का दे देते हैं कि इस साल बुक्स हम देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स कोई सस्ती नहीं होती। अगर हमने 200 हाँ, बच्चों के लिए बुक्स खरीदनी है, तो और सब बच्चों को सब बुक्स और सब नोटबुक्स और स्टेशनरी सब कुछ हम ही देते हैं। सो सबका कॉस्ट काफ़ी होता है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन फंड्स। एंड फंड्स जो कॉर्पोरेट्स देते हैं, जो इंडिविजुअल्स जो है, जो रियलाइज़ करते हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारा भी मन है कुछ अच्छाई करने का, पर हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो मेरे पास उस चीज़ के लिए बहुत टाइम है, तो मैंने कहा आपने जो करना है आप मुझे दे दो, मैं उस वो अपना टाइम लगा के अब बच्चों के लिए कुछ कर लूँगी। तो हाँ, तो हाउ दैट लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई वेबसाइट है आपकी, क्या है? हमारी वेबसाइट भी है www.naidisha.org.in पर, और मेरा उसमें मेल आईडी भी है। तो जी, कनेक्ट करने में तो इट्स नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया में भी हमारा इंस्टाग्राम में भी पेज है नई बिल्कुल, दिशा इंडिया, वो बिल्कुल। सब कुछ है। तो कनेक्ट करने में एक्चुअली अगर किसी को कुछ ढूँढना हो तो कोई आज इस ज़माने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बिल्कुल में और सब लोग होता है। बिल्कुल आपकी पूरी जर्नी को सुनकर बहुत अच्छा लगा सीमा जी। आप इस तरह से नेक काम क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए इस तरह अपना समय दे पाते हैं या एफर्ट लगाते हैं। तो सो आप हमारे एक चीज़ साथ मैं जुड़ी। कुछ जी, जी, जी। मैं एक अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि अब हमारे बच्चे जो हैं 13, 14, 15 साल के हो गए हैं, और जैसे अब हम उनके लिए कुछ वोकेशनल स्किल्स हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और वोकेशनल स्किल के बाद हम एक्चुअली कोई कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे दें। एज़ बिल्कुल एन इम्पोर्टेंट। इंटर्न, एज़ समथिंग, सो दैट एटलीस्ट उनका भविष्य थोड़ा-सा सिक्योर हो जाए। और ये ना हो कि हमने पढ़ा तो दिया उनको, पर आगे उनको काम देने वाला कोई नहीं है। तो वो काम देंगे नहीं, तो फिर वी आर जस्ट एनकरेजिंग देम टू बी वैग्रेंट्स, कि मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हमें फिर एंटी सोशल लगेगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा, और हमें बहुत बुरी बिल्कुल। लगेगा कि हमने इतनी मेहनत की है और आगे उनका भविष्य हम नहीं संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये जो आपके विचार हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी सुन रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे मदद के लिए आगे आएँगे और जो अपने देश के बच्चे हैं, उनका भविष्य हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि उसको उज्ज्वल हम सब बना सकें, अपने-अपने तरीके से। आप हमारे साथ जुड़ी, धाकड़ बेटी हैं आप हमारे देश की। बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा जी जुड़ने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू, थैंक तो सीमा सेठ से आपने मुलाकात की, बातचीत सुनी आपने उनकी किस तरह से ये ऐसे बच्चों की मदद कर रही हैं, उनको शिक्षित कर रही हैं। इनके साथ अब इस समय 10 शिक्षिकाएँ हैं। बच्चों का जो भविष्य है, उसको मज़बूत और उज्ज्वल बनाने में लगी हैं। अब हम सबकी भी ज़िम्मेदारी है कि आगे और इनकी मदद कर सकें। फंड्स एक तरफ है, लेकिन अगर रोज़गार की समस्या भी हल की जा सके कि इसको और आगे पड़ाव पे कैसे ले जा सके, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो धाकड़ बेटी के इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।